हाँ जी। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चल रहा था, है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हम एंजाइम्स की बात कर रहे थे ना, एंजाइम्स की बात कर रहे थे, और एंजाइम्स में हमने पहला एंजाइम उठाया था जिसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज, है ना। और डीएनए पॉलीमरेज की 3 एक्टिविटी थी, है ना। एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का था ना प्रोकैरियोट्स में, है ना। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज के 1 के बारे में बात चल रही थी ना, समझ लो। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चल रहा है जिसके अंदर एंजाइम पोर्शन चल रहा है, एंजाइम पोर्शन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज चल रहा है, और डीएनए पॉलीमरेज के अंदर 3 तरह का डीएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, डीपी1, डीपी2, डीपी3। डीपी1 की बात चल रही थी, है ना। डीपी1 की हमने थोड़ी बहुत बात करी थी, तो उसकी 3 एक्टिविटीज थी, है ना। एक तो था 5 to 3 पॉलीमरेज या पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, है ना। एक था 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस, एक था 5 to 3 एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो ये 3 एक्टिविटी थी, है ना। उनके बारे में थोड़ा बहुत देखा था कि जो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस वाली एक्टिविटी थी वो चेकिंग के लिए थी, लेकिन ऊपर वाली जो थी पॉलीमराइजेशन वो न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके लगाने वाली एक्टिविटी थी, है ना। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जनरल पॉइंट बात कर लेते हैं ना। डीपी2 के और डीपी3 के बारे में ज्यादा कुछ डीप हम बात नहीं करेंगे इतनी, डीपी1 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डीपी2 डीपी3 के बारे में थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो बात कर लेते हैं ना। तो मोस्ट ऑफ दी डीएनए सिंथेसिस बाय डीपी3। अगर आपसे पूछा जाए कि डीपी1, डीपी2, डीपी3 सबसे ज्यादा डीएनए कौन बनाएगा, डीपी1, डीपी2, डीपी3 तीनों में से सबसे ज्यादा डीएनए का सिंथेसिस कौन करेगा, तो डीपी3 आंसर हो जाएगा, है ना। तो डीपी3 सबसे ज्यादा डीएनए सिंथेसिस करता है ना, पहली बात ये हुई। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3, 1 और 3 के बारे में एक पॉइंट है कि ये रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम्स हैं, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 क्या है, मेन एंजाइम्स हैं फॉर रेप्लिकेशन, है ना। वैसे ही एक पॉइंट दिया है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2, डीपी1 और डीपी2 फॉर रिपेयरिंग। ये इनका खास काम क्या है, इनका खास काम है रिपेयरिंग करना, है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट एक बहुत लिखो है इंपॉर्टेंट। अच्छा ये देखो जरा, डीएनए 1 और डीएनए 3 क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमराइजेशन, है ना। और डीएनए 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सबसे ज्यादा सिंथेसिस करता है डीएनए की, 3rd, है ना। फर्स्ट वाला पॉलीमराइजेशन भी कर रहा है और रिपेयरिंग भी कर रहा है ना, रिपेयरिंग भी कर रहा है। अगर सेकंड वाले को निकाल दिया जाए तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात है ना। तो 3rd वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी पॉलीमराइजेशन कर रहा है और फर्स्ट वाला रिपेयरिंग भी करता है ना। तो अगर सेकंड वाले को निकाल दिया जाए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मल्टीप्लीकेशन या फिर डीएनए के सिंथेसिस में, है ना। तो ये बात लिखिए, रिमूवल ऑफ डीपी2, अगर डीपी2 को रिमूव कर दिया जाए, डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन, है ना। उसकी ग्रोथ में और मल्टीप्लीकेशन में, और ये बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन में कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डीपी2 को निकाल दिया जाता है तो, है ना। तो रिमूवल ऑफ डीपी2 डज नॉट अफेक्ट दी ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा ये बैक्टीरिया की बात चल रही है क्योंकि आप याद है डीपी1, डीपी2, डीपी3 कहां पर एंजाइम्स हैं, इन प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं ना, तो प्रोकैरियोट में बात चल रही है ना। हाँ जी, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर हमने ये एक्टिविटी पढ़ी थी ना कि 5 to 3 एंडोन्यूक्लियस, 5 to 3 एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहां पढ़ी थी, डीपी1 के अंदर पढ़ी थी। खास बात क्या है कि डीपी1 के ही अंदर होती है सिर्फ, है ना। तो प्रेजेंट ओनली इन डीपी1, डीपी2 और डीपी3 के अंदर नहीं मिलेगी, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि, है ना, ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है कि आपको एक दिमाग में रखना थोड़ा सा ना कि डीपी3 की 3 सब यूनिट होती है, डीपी3 की 3 सब यूनिट होती है। इनके बारे में पढ़ना नहीं है कुछ भी, है ना, इनको नाम याद रखो बस खाली, है ना। 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 ईटा, है ना, एप्सिलॉन, ईटा, 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 ईटा, ये 3 क्या है, सब यूनिट है किसकी, डीपी3 की, है ना। और ये डीपी3 क्या होता है, सबसे ज्यादा डीएनए सिंथेसिस करने वाला एंजाइम होता है ना। एक बात ये कि एंडोन्यूक्लियस 5 to 3 जो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो सिर्फ कब मिलेगी, डीपी1 में, है ना। और इसी में हमने पढ़ी थी डीपी1 में, है ना। तो सिर्फ इसी में मिलती है ना, और किसी में नहीं मिलती है। ये तो हुए प्रोकैरियोट्स के एंजाइम, प्रोकैरियोट्स के एंडोन्यूक्लियस, सॉरी क्या बोल रहा हूं, प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज, है ना। 3 थे, डीपी1, डीपी2, डीपी3, है ना। बात करते हैं यूकैरियोट्स की। हाँ जी, तो बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, है ना। 5 तरह का होता है यहाँ पर, 5 तरह का होता है।
यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 5 तरह का होता है ना। तो 5 तरह में से 4 होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। ये जो एंजाइम है 4 डीएनए पॉलीमरेज 5 तरह का होता है, जिसमें से 4 होते हैं न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर होंगे, है ना। तो ये 5 तरह का होता है, जिसमें से 4 कहां होंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और एक कहां होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है ना। एक कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, है ना। तो 4 न्यूक्लियस के अंदर और एक साइटोप्लाज्म है। जो 4 न्यूक्लियस के अंदर है उनके नाम ऐसे दे दिए ना, अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा है, बीटा है, ये क्या जी, ये डेल्टा है, और ये ईटा है ना। और एक साइटोप्लाज्मिक होता है, इसका नाम है गामा, है ना। गामा होता है ना, ये गामा है, गामा ऐसे करके होता है ना, इस तरह कुछ, ये गामा है ना, ठीक है। हाँ जी, अगला एंजाइम है ना, जो पहला एंजाइम हुआ अभी बना ना, एक एंजाइम कंप्लीट हुआ है ना, इसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स में देख लिया, प्रोकैरियोट्स में देख लिया किस तरह का है ना। तो प्रोकैरियोट्स में 3 तरह का था, और यूकैरियोट्स में 5 तरह का, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं हेलिकेज, दूसरा एंजाइम है ना। काम क्या होता है, मैं बता चुका था शुरू में, है ना। हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, है ना। जो डीएनए होता है हमारा ऐसे करके, है ना, इस तरह का डीएनए होता है ना। यहाँ सेंटर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सेंटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, है ना। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, हेलिकेज काम करेगा। हेलिकेज क्या करेगा, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ देगा, है ना। एंड जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे बीच में से, तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट टू स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से, है ना। ये एक स्ट्रैंड ऐसे हो जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये काम करेगा कौन, हेलिकेज, है ना, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगा। हाँ जी, तो बात करते हैं अपने तीसरे एंजाइम के बारे में, जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज, है ना। टोपोआइसोमरेज क्या होता है, ये रिमूव करता है टेंशन एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए में टेंशन आ गया, डीएनए में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस एक तरह का टेंशन होता है जो धागे में आता है ना। धागे का आपने स्ट्रिंग वगैरह आपने पढ़ी होगी ना फिजिक्स में, तो फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन वगैरह में आपने स्ट्रिंग वगैरह पढ़ा होगा, है ना। उसमें टेंशन निकाला होगा, है ना। तो वो टेंशन है ना, तनाव। तो तनाव आ गया डीएनए में, क्यों आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे करके ट्विस्ट कर गया, है ना। तो टेंशन और सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग में क्या होती है बताता हूं आपको, है ना। सुपर कॉइलिंग और टेंशन को रिलीज करने का काम करेगा टोपोआइसोमरेज, है ना। 2 तरह का होता है टोपोआइसोमरेज, 2 टाइप में, टाइप मेरा ये रह गया, है ना। 2 टाइप का होता है ना, ये उल्टा हो गया। 2 टाइप का होता है ना। एक को बोलते हैं टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपोआइसोमरेज सेकंड, है ना। फर्स्ट और सेकंड से ऐसे याद कर लोगे आप कि फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट डीएनए के एक स्ट्रैंड को काट देता है ना। डीएनए ऐसा होता है मेरा, हमारे उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन आ रही है ना। तो क्या करेगा, इसके एक स्ट्रैंड को यहां से काटेगा, तो डीएनए थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा ना, है ना। तो वो काम करेगा टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, कट 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड में कट लगाएगा, डीएनए के एक स्ट्रैंड में कट लगाएगा, है ना। ये वाला फोटो मैं यहां बनाता हूं, है ना। ये डीएनए है, इसके एक स्ट्रैंड में क्या इसने कट लगा दिया, है ना, एक स्ट्रैंड में कट लगा दिया। तो क्या करेगा, रिलीज टेंशन, ये क्या करेगा, इसके टेंशन को रिलीज कर देगा। अच्छा, यहां पर एनर्जी का खर्च नहीं होता है ना, जब कट लगाता है वो डीएनए में, तो डीएनए आसानी से कट जाता है ना। एक स्ट्रैंड तो है डीएनए का, वो आसानी से कट जाता है ना। तो ज्यादा एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर, है ना। एनर्जी का यूज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड कटेंगे, यहाँ पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटा जाएगा, है ना। टोपोआइसोमरेज सेकंड क्या करेगा, कट 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, है ना, दोनों स्ट्रैंड को काटा जाएगा, जैसे डीएनए होते, है ना। हमारे इसमें तो कॉइलिंग आ रही है बहुत ज्यादा, है ना, इस तरह से डीएनए, इसमें सुपर कॉइलिंग आ रही है ना, बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग होती है, मैं बताता हूँ ना। सुपर कॉइलिंग आ रही है इसमें, है ना। कॉइलिंग में कॉइलिंग, है ना, कॉइलिंग इतनी ज्यादा, रुपट्टा होता है ना, एक रुपट्टा होता है जिसको कॉइल करते हैं, और वो कॉइल करने के बाद अलग वे में कॉइल करने लगता है, मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो इसको क्या करेगा, इसके दोनों स्ट्रैंड को काट देगा ये, है ना। और दोनों स्ट्रैंड को जब काटेगा तो रिलीज करेगा उसकी सुपर कॉइलिंग रिलीज हो जाएगी, और यहां पर एनर्जी इस्तेमाल होगी, नीड ऑफ एटीपी नीडेड, है ना। यहाँ पर एटीपी इस्तेमाल है ना। ऐसे सोच सकते हो कि अगर एक धागा काटना है तो एनर्जी नहीं लगती है ना, ऐसी कट जाता है वो क्या चीज है ना। लेकिन अगर 2 धागे होंगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है ना, उसको मुश्किल होता है काटने के लिए। तो वैसे ही तो जब इसको आसानी से कट जाता है तो एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ मुश्किल से कटेगा तो एटीपी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर सुपर कॉइलिंग रिलीज होगी, यहाँ पर टेंशन रिलीज होगा, ये कटिंग
होगी यहाँ पर 1 स्ट्रैंड की, 2 आइसोमरेज 1 स्ट्रैंड काटेगा, 2 आइसोमरेज 2 स्ट्रैंड काटेगा, है ना, सिंपल सा था, है ना। हाँ जी, तो अच्छा ये टोपो आइसोमरेज को डीएनए गायरेज भी तो बोल रहे थे, पीछे मैंने लिखा था टोपो आइसोमरेज को डीएनए गायरेज भी बोल रहे थे, तो वो क्या मसला है ना, बात करते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स डीएनए गायरेज इज फाउंड इंस्टेड ऑफ टोपो आइसोमरेज। अच्छा, यानी कि अगर यूकैरियोट के अंदर है तो क्या मिलेगा, टोपो आइसोमरेज मिलेगा, है ना। और वहीं पे अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो वहां पर टोपो आइसोमरेज का काम कौन करेगा, डीएनए गायरेज करेगा, है ना। डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज एक ही चीज है तकरीबन। ये कहां मिलेगा टोपो आइसोमरेज, यूकैरियोट्स में, और जिसकी जगह पर प्रोकैरियोट में क्या मिलेगा, डीएनए गायरेज मिलेगा, है ना। काम तकरीबन सेम ही होगा, है ना, टेंशन को और सुपर कॉइलिंग को रिलीज करेगा, है ना। अगला चौथा एंजाइम, है ना, जिसको बोलते हैं प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज और अच्छा आप सोचो यार ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर कैसे आ गया, है ना। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। आरएनए पॉलीमरेज या फिर प्राइमेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा, प्राइमर बनाएगा। प्राइमर क्या होता है भाई, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, आरएनए की छोटी सी चेन बनाएगा ये आरएनए पॉलीमरेज या फिर प्राइमेज। अच्छा ये डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चल रहा है भैया, है ना। ये आरएनए क्यों बना रहे हैं यहाँ पे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चल रहा है, आरएनए क्यों बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जवाब है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने वाला एंजाइम, वो एक ऐसा बच्चा है जो आंसर तो याद करके आया है ना, लेकिन उसको पहला वर्ड याद नहीं आ रहा, है ना। ऐसा होता है ना कुछ बच्चों के साथ कि वो आंसर पूरा रट के आती लेकिन उनको पहला वर्ड याद नहीं आता, है ना। पहला वर्ड अगर याद आ जाएगा तो वो पूरा आंसर लिख देंगे, है ना, या रटा होता है उनको, ऐसा बोल सकते हो ना। तो उनको पूरा रटा होता है सीक्वेंस वाइज, है ना। अगर पहला वर्ड भूलते हैं तो वो पूरा आंसर भूल जाते हैं। वैसा ही हमारा डीएनए पॉलीमरेज, सेम वैसे ही काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। ये वो बच्चा है जो आंसर भूल गया ना, ये भूल गया मैं बनाऊं कैसे डीएनए बनाऊं कैसे मैंने, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज को बनाना नहीं आता डीएनए, है ना, वो बोलेगा कैसे बनाऊं, तो ये आएगा उसकी मदद करने, प्राइमेज बोलेगा मैं थोड़ा सा आरएनए बना देता हूं, शुरू के अल्फाज में बना देता हूं, शुरू का आरएनए में बना देता हूं, है ना, उसके बाद तुम्हें आप काम करना है ना। तो बोलता है हाँ मुझे शुरू का वर्ड बता दो, उसके बाद मैं पूरा आंसर छाप दूंगा, है ना। वैसे ही ये आएगा, तो ये स्टार्टिंग में क्या करेगा, स्टार्टिंग में डीएनए की जगह क्या करेगा, आरएनए बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा और आरएनए बनेगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, बोलेगा अब ठीक है ना, अब तुमने छोटी सी चेन बना दी, ऐसे करके छोटी सी चेन बना देगा आरएनए की। उसके बाद वो बोलेगा अब ठीक है, अब मैं इसके आगे क्या करूंगा, इसके आगे मैं डीएनए की लंबी सी चेन बनाऊंगा, है ना। तो वो पूरी लंबी चेन बना देगा डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर पाता है, जिसकी मदद करने आता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज का भी हम यहाँ पे तस्करा कर रहे हैं ना। हाँ, तो हमारा लास्ट एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। लाइगेज को बोलते हैं ग्लू, है ना। जैसे न्यूक्लियस है ना, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बोलते हैं सीजर, है ना, जेनेटिक सीजर। वैसे ही इसको बोलते हैं लाइगेज को जेनेटिक ग्लू। ये जेनेटिक गम है ना, डीएनए को चिपकाने के लिए, डीएनए को डीएनए से चिपकाने के लिए, और डीएनए को काटने के लिए कौन है, न्यूक्लियस सीजर है ना, और लाइगेज ग्लू है ना। क्या करेगा, ज्वाइन करेगा दो स्ट्रैंड को, है ना, डीएनए के दो स्ट्रैंड को ऐसे करके आपस में जोड़ने का काम करेगा, है ना। तो ऐसे करके दो स्ट्रैंड होंगे, है ना। यहाँ पे डीएनए नहीं बनाएगा, है ना, यहाँ पर ये डीएनए नहीं बनाएगा, बस खाली जोड़ेगा, है ना। तो ये ग्लू की तरह इसको फिल कर देगा, है ना। ये कौन करेगा, डीएनए, यहाँ पे डीएनए लाइगेज ये काम करेगा, है ना। वो डीएनए नहीं बनाएगा, सिर्फ जोड़ेगा, है ना, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि वो डीएनए बना देगा कि ऐसी जगह थी वहां पर डीएनए ऐसे करके दो स्ट्रैंड के बीच में जगह थी, यहाँ पर उसने डीएनए बना दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ पर इसको बस जोड़ेगा, है ना, डीएनए नहीं बनाएगा, है ना।